नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मेरे यानी किरण बैरागी के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। विशेष बात विशेष व्यक्ति के साथ। आज की बात चेतन इंदिरा पटेल के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है विशेष बात विशेष व्यक्ति के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे बड़वानी ज़िले की ग्राम पंचायत आमझिरी में रहने वाले आदिवासी समाज सेवक चेतन इंदिरा पटेल के साथ, जो सालों से अपने समाज और देश के लिए लड़ते आए हैं, जो अपने धर्म के साथ दूसरे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। छात्र जीवन से लेकर आज तक उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया है और अपनी बेबाक बात जनता के सामने रखी है। आज हम आपको उनका बेबाक अंदाज़ हमारे चैनल पर दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे खास प्रोग्राम को, जिसका नाम है विशेष बात विशेष व्यक्ति के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं विनोद खन्ना। आप अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आदिवासी क्षेत्र में और एक समाज के लिए एक ऐसे क्रांतिकारी जो यहाँ से बड़वानी ज़िले से हैं, आज उनसे बात करेंगे और ढेर सारी बातें भी करनी है। फेसबुक के को लेकर भी करनी है, समाज को लेकर भी करनी है और आज के जो युवा है इनको लेकर भी ढेर सारी बातें करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको उनका परिचय करवाना चाहता हूं। जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, अपना नाम जरा दर्शकों को बताएंगे। हमारा शुभ नाम चेतन अर्जुन पटेल है और लिखने के लिए मैं चेतन अपने मम्मी का नाम लिखता हूँ, चेतन इंदिरा पटेल। हाँ। जो सोशल साइट पर जो भी मेरी साइट पे जो भी आईडी बनी है मेरी, हाँ, हाँ। उस नाम से मैं मूलतः यहाँ ग्राम आमजिरी तहसील पानसेमल जिला बड़वानी यही मध्य प्रदेश से हूँ। फेसबुक को लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले मैं समाज के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के दौर में हमारा युवा जो संगठित हुआ था, हमारे समाज के का युवा जो संगठित हुआ था, वो आज कई जगहों पे भटक रहा है, कई जगह से टूट रहा है। और इसको टूटने की आप सबसे बड़ी वजह अपनी तरफ से क्या मानते हो? हमारे जो समाज का युवा है समर्पित है, वो भी हमारे समाज को लेकर चिंतित है। वो सोचता है कि हमारा समाज भी अन्य समाज की तरह वो सर्वगुण रहे, हर बात में रहे। पर हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो शिक्षित बच्चे जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर लिया, जो अलग अलग भी क्षेत्र में हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं धरना आंदोलन में वो जाते हैं। पर कुछ स्वार्थी लोग जिनका अलग अलग हम बोल सकते हैं, जो खुद को ना दाव पे लगाते हुए उन बच्चों का वो दाव पे लगाते हैं। अभी एक पोस्ट अभी आपने की थी, एक बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर और जेएस को लेकर, जिसमें आपने साफ शब्दों में कहा, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से इस चीज़ को बता चुका हूं कि जिस प्रकार की राजनीति खेली जाती है, अभी इससे पहले भी हमारे जो आदिवासी समाज के एक नेता के तौर पे उभरे थे, जैसे डॉक्टर हीरालाल अलावा, ठीक है, उनके माध्यम से जैस संगठन एक बनाया गया था, जिसमें युवाओं को जोड़ा गया था, जिसमें आप जैसे सभी क्रांतिकारी युवा थे जो अपने समाज के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे थे, लड़ रहे थे। तो उनको जो विचारधारा जो सबसे पहले बताई गई थी, वो मेरे हिसाब से मैंने जो देखा, तो लोगों को जो विचारधारा बताई जा रही थी कि हमारा समाज जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों से परे है। सारी बातें बताई गई जेएस के माध्यम से। उन्होंने जो समाज है हमारा, समाज को बताए, युवाओं को बताई, और उन समाजों से, उन धर्मों से दूर रहने की बात करते थे। और अभी आपने पिछले दिन देखा होगा कि वही विधायक महोदय कावड़ यात्रा लेके घूम रहे हैं, नर्मदा जी के किनारे पंडितों से पूजा करवा रहे हैं। तो मतलब आप युवाओं को टूटने का जिम्मेदार इन जैसे नेताओं को भी मानना चाहोगे? देखो विनोद भाई, ये जैसे हम बोले कि हम चले थे समाज को लेकर, समाज को बनाने, समाज को जागरूक करने के लिए। जी।
हमने सोचा कि सामाजिक क्षेत्र में हमारे क्रांतिकारियों का जो जीवन संघर्ष है, जी जी। जो हमारी रूढ़ी प्रथा है, जो हमारी संस्कृति रिवाज है, हम उसको जागरूक करेंगे, हम उसको खोद कर निकालेंगे, खोजेंगे। हम समाज में, युवाओं में और हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति में हम जागरूकता फैलाएंगे। और जैसे हमने देखा है, जेएस के तौर पे ही हम पिछली कुछ बात करें, जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में उसका उदय हुआ, जो हिंदुत्व को लेकर हुआ, वहाँ के जो क्षेत्रीय महाराष्ट्रीयन लोग थे उसको लेकर हुआ। पर वो जब अपने सिद्धांत से वो हट गए तो आज वो विनाश की ओर हो गए। हाँ, आज उनका क्या बोलना चाहिए, आज उनकी कमी हो गई। तो मैं, जो हमारे जो नेता है, जो आदिवासी समाज या संगठन बनाकर ये जो युवाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल उठकर इनका भी विलय होना तय है, इनका खात्मा होना तय है। क्योंकि समाज का युवा जागरूक हो चुका है, समाज भी जागरूक हो चुका है। तो जो सोच रहे कि हम दो नावों में बैठ के हम नैया पार करेंगे, तो ये होना तय नहीं है। क्योंकि चाहे व्यक्ति गद्दार हो सकता है, गलत हो सकता है, उसकी सोच गलत हो सकती है, पर किसी व्यक्ति के पीछे पूरा समाज गद्दार नहीं हो सकता। कांग्रेस खुलकर मतलब समाज के सामने बात रखते थे और कहते थे कि ये पार्टी भी बुरी है, ये पार्टी भी बुरी है। इसके बाद में मैं खुले तौर पे कहूंगा कि एक कुर्सी पाने के लिए उसी कांग्रेस में जिसको 70 सालों का नारा देकर कोस रहे थे, उसी विचारधारा को अपनाकर उसी कांग्रेस में फिर गए, तो मतलब ये तो जो समाज के जो युवा जुड़े थे और जो उन पे भरोसा करते थे, एक जयेश के तौर पे, एक आदिवासी के तौर पर उनसे जुड़े थे, और जिनको कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी मतलब ये घृणा हो गई थी कि वास्तविक में इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो एक हीरो बन के आया था हीरालाल अलावा, ठीक है, उसके बाद में वो डायरेक्ट कांग्रेस में चला गया। तो ये विचारधारा आज के तारीख में युवाओं पे भी असर की, और युवाओं को भी ऐसा लग रहा है, और वास्तविक तौर पे देखा जाए तो युवाओं को भी उसी नाम से पुकारा है कि जयेश तो कांग्रेस का व्यक्ति है। तो इनके कारण भी मतलब समाज टूटा है और बिखरा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या इनका कांग्रेस में उस समय जाना जरूरी था, या ये जयेश से भी चुनाव लड़ सकते थे? देखो, हर प्रति हमारे भारत देश में स्वतंत्र है, वो किसी भी दल से लड़े, किसी भी विचारधारा से लड़े, पर हम अगर समाज का चोला ओढ़कर, नहीं, विचारधारा एक होना चाहिए ना उसके लिए। देखो, मैं यही बोल रहा हूँ कि हमको चुनाव लड़ने का या हमारे स्वतंत्र जो भी विचारधारा हो, पर हम एक तरफ समाज का चोला ओढ़ कर जाए और दूसरी तरफ हम पीछे के दरवाजे से पार्टी के दफ्तर में घुस जाए, तो वो तो गलत है ना। वो गलत अगर देखो, आपको चुनाव लड़ना है पार्टी से तो खुलेआम लड़ो, किसने मना किया है? आपको अगर निर्दलीय लड़ना हो, आपको अगर किसी भी पक्ष से, किसी भी दल से, किसी दल से नहीं लड़ना हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, पर आप चोला ओढ़ोगे समाज का और रूप में आओगे पार्टी के, तो ये गलत है और इसका तो विरोध होगा। मैंने खुद ने व्यक्तिगत तौर पर तो विरोध किया था जी। क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैं समाज का बेटा हुई हूँ, पर एक तरफ तो आपका नाम तो सीधा आ रहा है ना, क्या आप पार्टी के अधिकतम घोषित उम्मीदवार हो कांग्रेस। हाँ, तो सबको मालूम है कि सरकार बनी थी, उसके वो मतलब जो भी होता है तो प्रत्याशी अपना लड़ता है, या तो निर्दलीय लड़ता है, किसी न किसी दल या संगठन से लड़ता है। तौर पे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, उसको देख के लड़े और समाज के नाम पे लड़े। तो ये तो समाज को एक प्रकार से भ्रमित, इन जैसे नेता और कई लोग अभी, अब मैंने एक दिन वीडियो पोस्ट किया था, न्यूज़ बनाई थी, न्यूज़ के माध्यम से भी बोला था और कहा था कि आज हमारे समाज का जो आदिवासी है, गरीब आदिवासी व्यक्ति आज मंडियों में बिक रहा है। बेटा इधर हो जाओ, मंडियों में बिक रहा है। और आपको भी मालूम है ना, पहले ये मंडी नहीं थी। हाँ। पहले अनाज मंडी थी, मिर्च मंडी थी, कपास मंडी थी, लेकिन आज एक मजदूरों की मंडी भी लगती है। हाँ। तो इसके लिए आप इन आदिवासी नेताओं को दोषी नहीं मानोगे कि इनकी भी कुछ गलती है कि हमें किसी भी वर्ग को, मतलब जो जिनके नाम से चुनाव लड़े और जिनके नाम से ये आगे गए हैं, इनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए और मतलब इनको भी लगना चाहिए। वास्तविक में लग रही है कि मंडी नहीं लग रही है, आप भी देखते हो कि नहीं? देखो, जैसे आपने मंडी की बात करी, मैं अभी
पिछले दिनों ही इंदौर से आया हूँ, तो जी। वहाँ एक लोकेशन है मूसाखेड़ी, जी। जहाँ 80% हमारे लोग होते हैं। हाँ हाँ तो 7 बजे से वहाँ इकट्ठा हो शुरू हो जाते हाँ, हैं। और जैसे अगर हम बड़वानी की बात करें, तो बड़वानी में पानवाड़ी करके एक मोहल्ला है, वहाँ भी ये मंडी लगती है। जैसे राजपुर में भी है, राजपुर में बहुत बड़ी भी, हाँ, मंडी है। राजपुर में बहुत बड़ी मंडी लगती सबसे है। बड़ी मंडी राजपुर में लगती हाँ, है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लोग सुबह पलायन के लिए, मजदूरी के लिए, अपना 2 पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। पर हमारे नेता सिर्फ चुनाव के समय पर समाज का चोला लेकर जिंदा हो जाएंगे, फिर वो पलायन के मुद्दे की बात करेंगे, वो भूखमरी की बात करेंगे, फिर वो शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। पर तब जब चुनाव 1 साल आने से पहले, ये इससे पहले बाद में वो सो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। वापस हो जाता हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। है। अभी 4 साल चल रहा है, 2023 में चुनाव आने वाले हैं। फिर हीरालाल अलावा फिर समाज को पकड़ने की बात कर रहा, फिर उनको उनके लिए आवाज़ उठाने की बात कर रहा 4 साल तक। तो वो बोलते हैं कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाला विधायक मैं ही हूँ और इसका अवार्ड भी मिला है। पर मुझे तो अभी आपने देखा होगा, एक पोस्ट आई थी जिसमें खुद उनके विधानसभा क्षेत्र बनावर में बिस्तर न होने के कारण से मरीज जमीन पे लेटे हुए, पानी की समस्या के लिए भी हमारे चैनल को फ़ोन लगाया था। तो मतलब वो अपने क्षेत्र का विकास भी नहीं कर पाए। ऐसे कई विधायक हैं, कई नेता बनते हैं आदिवासी के तौर पे, उनके नाम पे। अब तो अपने तो जो जिले हैं ये आदिवासी बाहुल्य है, इसमें विधायक भी वही बन के जाते हैं। तो क्या ये आदिवासियों का दर्द समझते नहीं या फिर बनने के बाद में भूल जाते हैं? सीधी सी बात है, हमने अभी तक बोल रहे कि 75 सालों से हमारा शोषण हुआ है। जी तो मैं 75 साल से ये शोषण हुआ, ये हमारे जो समाज की जो जिम्मेदार लोग हैं, जी जो वहाँ पर विधानसभा या जो लोकसभा में गए हैं, मैं उन लोगों को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि ये अगर चाहते, ये अगर ईमानदारी से अगर अपना 2.5 साल भी दे देते, जी तो ये समाज की दशा और दिशा बदल सकते हैं। पर इन्होंने, इनके जितने भी क्षेत्र होगा, जो भी इनका विधानसभा क्षेत्र होगा, जो भी जिस भी विधायक का, ये उसके आखिरी पंचायत तक नहीं गए हुए। क्योंकि तब इनका ये चलता है कि अब हम विधायक बन गए तो लोग हमको मिले, लोग हमारे पास आए। पर ये लोकतंत्र है ना, यहाँ आप उनके वोट से राजा बने हो। वोट लेने तो ये घर घर जाते हैं। हाँ, वोट लेने तो हर घर जाते हैं, हर व्यक्ति के पास में पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो बनने के बाद में क्या वजह रहती है कि ये किसी को भी नहीं देखते कि कौन मर रहा है। अभी आप लोग जैसे जय संगठन के माध्यम से हो या अन्य संगठन के माध्यम से लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसको न्याय दिलाने जाते हैं। लेकिन यही न्याय क्या ये जो जनप्रतिनिधि जिनको बनाकर जनता खुद भेजती है, ये नहीं दिलवा सकते क्या? करती है या फिर महिलाओं के साथ में कोई बलात्कार अत्याचार होता है। और इसकी मैंने सबसे बड़ी वजह एक ये भी बताई थी कि जो आज हमारे गरीब आदिवासी महिलाओं को, लोगों को खेत में काम करने जो बिक के जाते हैं, जो 250-300 में जैसे भी बोली लगती है, मंडियों में तो आप भी देखते ही हो कि बोली लगती है कि कोई 200 में खरीदने वाला रहता है, कोई 250 में, कोई 300 में खरीदने वाला रहता है। इसी प्रकार से क्या है कि एक मजबूरी व्यक्ति को अपने आप को बेचना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ भी काम नहीं है। अपने ज़मीनें भी देखी हमने, तो क्यों ना ये शासन प्रशासन की तरफ से या हमारे संगठन भी इनको ऐसा करने को मजबूर कर दे। संगठन जो है युवा जुड़े हुए हैं, तो युवा इनको इतना मजबूर कर दे कि इनको वो सब नियम लागू करने ही पड़ेंगे और आदिवासियों को उनके गांव में, उनके हर गांव में या हर हद को काम जो ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं, ये देना ही पड़े। ये पहाड़ियों को भी लेकर मैं चर्चा मैंने की थी कि इन पे भी ये अच्छे अच्छे वृक्ष लगवा सकते हैं, इनको भी सुंदर बनवा सकते हैं और इन पे भी फल फ्रूट वाले पौधे लगवाकर ये भी एक रोजगार दे सकते कि युवाओं, मतलब जो आदिवासी वर्ग है इसको दे सकता है। तो क्या ये इनकी आवाज़ उठाने के लिए या इनको नेताओं को भी एक प्रकार से मैं देखूं कि आपने सभी, आप जैसे कि संगठन है, थाने घेरते हैं, कलेक्टर कार्यालय घेरते हैं, तो क्यों ना इन आदिवासी नेताओं को भी घेरा जाए एक बार? हाँ, इनको तो ये जहाँ चुनाव से पहले इनको घेरना चाहिए। ये ऐसे बड़े बड़े जहाँ पर आंदोलन होते हैं, जी जहाँ धरना प्रदर्शन होता है, जहाँ कुछ भी होता है, जी ये सिर्फ भीड़ देख के आते हैं, इनका वोट बैंक लेने आते हैं। ये लोगों की, ये हमारे समाज से सिर्फ संवेदना लेना चाहते हैं। जी उनकी पीड़ा, उनका दर्द इनके लिए वोट बैंक है, जी ना ही इनके लिए कोई वजह हो।
या ये उसको समझ सके। मैंने आज तक जितने भी नेताओं को देखा है तो ये हमेशा आखिरी में आएंगे और अच्छी भीड़ भाड़ वाली जगहों में आएंगे और वहाँ दो चुपड़ी चुपड़ी बात बोल देंगे और बोलेंगे कि हम बड़े स्तर पे जांच करवाएंगे, पर जांच के नाम पर सिर्फ इनका कुछ नहीं होना जाना है। सिर्फ ये अपने दो भाषण मीठे बोल बोल के चले जाएंगे, लोगों की झूठी संवेदना दे के चले जाएंगे कि हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, पर ये इन्होंने ना आर्थिक मदद ये करेंगे, ना शारीरिक मदद करेंगे, ना इनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैंने आज तक इनको प्रदेश के मुख्यमंत्री से ना मिलते देखा, प्रदेश के मंत्री से ना मिलते देखा, ना कलेक्टर से मिलते देखा। तो चुनावी इनमें एक गुण होता है, जो हमारे लोग मीठे बोल बोलते हैं, जरा दो चार प्यार मोहब्बत की बोल देते तो हमारे लोग मीठे होते हैं जी। तो उसमें थोड़ा क्या बोलते वो क्या बोलना चाहिए, अपना आदमी करके झुठला जाते हो बेचारे। वो तो बस इतना ही बोलते चल यार हमारे समाज का नेता आ गया, भगवान आ गया, हमारे समाज का मालिक आ गया, ये हमारी पीड़ा को समझेगा, ये हमारी बात को ले जाएगा। पर उन नेताओं के लिए ये सिर्फ हमारा समाज वोट बैंक है। पर मैंने आज तक किसी भी नेताओं को अभी तक जिले के उच्च स्तर के अधिकारी तक जाते नहीं देखा, ना ही क्या बोलते हैं किसी राजनीतिक दल के सामने या किसी बड़े जनप्रतिनिधि के सामने नहीं देखा कि वो बड़े स्तर पे उस बात को रख सके। वीडियो के तौर पे बताया था और मैं तो पोस्ट भी करता हूँ, खुले तौर पे करता हूँ। तो मैंने बताया था कि ऐसा ही नहीं है, सभी विधायक जो भी बनते किसी भी दल या संगठन से जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस सरकार से अभी 15 महीने सरकार बनी थी, गृह मंत्री थे बाला बच्चन जी। मैंने उनसे ही सीधे तौर पर सवाल किया था और मैं वही सवाल आपसे भी करना चाहता हूं कि मैं खुद वास्तविक तौर पे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, ये कैमरे के सामने बैठा हूं, मैं 9 दिन जेल में बड़वानी रहा। तो उन 9 दिन में मैं कई लोगों से वहां अंदर मिला, कई लोगों की पीड़ाएं देखी। तो चेतन जी, वास्तविक में 90% लोग, गरीब आदिवासी लोग उन जेलों में बंद है। तो ऐसी मजबूरी है उनकी कि छोटे छोटे झगड़ों में वहाँ पे कैद है, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वकील को देने की फीस नहीं है, जमानत करवाने का पैसा नहीं है, या फिर कोई जमानत करवाने वाला नहीं है, वकील करना अनिवार्य हो गया है। तो क्या ये नेता, जो आदिवासी नेता अपने आप को कहते हैं, तो ये नेता जेलों में जाकर उन ऐसे लोगों से मिल नहीं सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों को बाहर नहीं निकालवा सकते हैं जिनका परिवार आज दर दर की ठोकरें खा रहा हो और वो बेचारे जेलों में बंद पड़े हुए। अगर हम हर जिले से देखने जाए जी, तो जेलों में करीबन 80% 90% जी, ऐसे बेगुनाह पड़े हैं जिनकी कोई गलती ना हो, कुछ भी जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, जी, और उनका कोई इतना बड़ा कोई जुर्म ना हो, पर किसी साजिश के तहत, किसी षड्यंत्र के तहत, या जो धनबल वाले लोग होते हैं जी, वो बेचारे कमज़ोर गरीब वर्ग के लोगों को जी, वो झूठे केस में उनको फंसा देते हैं, जिनके पास में, जैसा आपने बोला था कि उनके पास में वकील को देने की फीस नहीं है, फीस नहीं है, खुद के लिए एक कागज टाइपिंग करवाने के लिए उनके पास फीस नहीं है। नहीं करवाते कहाँ है वो महिला, अगर बाहर रह जाती तो उसको बेचारी को पता ही नहीं रहता कि कहाँ जाऊँ और किस प्रकार से करूँ। तो जैसा आपने बोला कि हमारे इन नेताओं ने ऐसा अगर कोई पहल करी तो आज तक कोई जिले में नहीं हुआ, कोई जिले में नहीं, मतलब एक विधानसभा में भी नहीं हुआ। चाहे हम हमारे पूरे मध्य प्रदेश की बात कर लो, या चाहे हमारे ये आदिवासी बहुल्य जिला बोलते हैं, या हमारे इंदौर संभाग में बात कर लो, किसी विधायक ने, किसी जनप्रतिनिधि ये पहल नहीं करी क्या मैं उनका रिकॉर्ड निकालूं, क्या ऐसे जो आपराधिक श्रेणी में आते नहीं है, जिनका छोटा सा कुछ क्राइम हो या बिल्कुल उस श्रेणी में आते नहीं पर वो फंसे गए हो या किसी साजिश के तहत, कि उनकी हम बेल करवा सके, उनको हम एक मौका दे सके और हम उनकी पीड़ा समझ सके कि वो सच में गुनहगार है कि नहीं है। और जैसे आपने बोला कि आपको भी किसी षड्यंत्र के तहत 9 दिन आपने भी, अगर आप अंदर मोटरसाइकिल के केस में हाँ, छोटे से एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, रिपोर्ट हुई थी, लेकिन क्या था कि एक छोटे से केस में मुझे 9 दिन की जेल हुई। तब क्या था कि मुझे वकील के देने को जो पैसे उसने मांगे थे वो पैसे देने को थे नहीं, इसी कारण से उसने मुझे जेल पहुंचा दिया। तो मेरी ये जो मजबूरी थी
मैंने वही की वही मजबूरियां अंदर जाकर भी देखी और कई लोगों से बात भी की, और इन लोगों ने देखा भी है कि उस जेल में उन लोगों को, गरीबों को किस प्रकार से भोजन दिया जाता है, किस प्रकार का खाना दिया जाता है, वो कैसे रहते हैं, इलाज होता है कि नहीं होता है। किसी भी आदिवासी नेता ने, और मैं तो कहूँ कि बड़वानी जिला, मैंने दूसरे जिले नहीं बताए, गृह मंत्री जो रहे थे बाला बच्चन, उनको सिर्फ अपने ही जिले का आईना दिखाया था और कहा था कि आपने अपनी ही जेल में जाकर देखा था या नहीं देखा था। उनसे ही सीधा सवाल किया था और आपने भी इस तौर पे और बाकी वास्तविक में चेतन जी, ये इन लोगों को जो जनप्रतिनिधि इनको सेवक कहते हैं, तो इन्होंने देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, इन लोगों को छुड़वाना चाहिए कि नहीं छुड़वाना चाहिए? की नैतिक जिम्मेदारी बनती है जी क्योंकि अगर किसी परिवार का मुखिया ही अगर वो किसी कारणवश, जी अगर किसी षड्यंत्र के तहत, जी अगर वो ऐसे हालातों में अगर अंदर चले जाता है तो उसके यहाँ छोटे बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग माताएं, उसके पिता, या ऐसे उनमें क्या बोलते हैं घर वाले हो सकते हैं जो शारीरिक रूप से कमाने में असक्षम हो, जी जी कोई मानसिक संतुलन से, कोई लंबी बीमारी से पीड़ित हो, जी या कोई किसी पीड़ा से कोई परिवार को कोई सदस्य दर्द महसूस करता हो। पर अगर जिम्मेदार व्यक्ति और कहीं घर का कोई चले जाएगा तो उस व्यक्ति का उसके साथ में उसका पूरा परिवार पिसाता है, जी ये भी देखना चाहिए। सही और हमारे लोगों के पास में आज क्राइम करने के लिए इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो मेहनती इतना है, क्योंकि मैंने कहीं सुना है आदिवासी व्यक्ति अपने हाथ खराब करता है पर भीख नहीं मांगता। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग ये किसी अपराध की श्रेणी में आते ऐसा कार्य करते हैं। नहीं, पर इन्होंने जो शराब की जो अपने जो आदतें डाल रखी है और शराब को महत्व दिलवाने, तो इसमें क्या रहता है कि आज आपके गांव में, ये गांव है आपका, यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, कोई भी थोड़ा बहुत पी लेते हैं तो आपसी झगड़ा थोड़ा सा भी होता है और कभी पुलिस को फ़ोन चले गए, मतलब एक प्रकार से तो पुलिस को तो केस मिलता है, एक को उठा के तो बस वो जो गया छोटे से झगड़े में। ऐसे भी कई लोग हैं, तो इन लोगों का आज तक कोई पता नहीं लगाया कि किस प्रकार से कई लोग मतलब है ना बेगुनाह सजा काट रहे हैं खुले तौर पे। तो क्या ये संगठन उनकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है, संगठन के तौर पर भी देखना चाहिए और इस चीज़ का पता लगाना चाहिए, या फिर हम नहीं जा सकते तो इन नेताओं पर इसके लिए दबाव बनाया जाए कि आप देखिए एक बार और इसका लाइव जनता को भी दिखाइए कि वास्तविक में क्या हो रहा है। मैंने मेरे दादाजी से भी और मैंने पहले बात की थी, मतलब मेरे अपने खुद की गांव की बात बता रहा हूँ। जी आज समस्या ये हो गई है कि हमारे जो समाज में है, घर घर में नेता पैदा हो गए, हाँ घर घर में पुजारी पैदा हो गए, जी और चाहे उनमें सोच या विचार कम हो पर कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। पहले हमारे यहाँ सुना था मैंने, क्या हमारे यहाँ नहीं दूसरे भी गांव में मतलब पुलिस को आए मतलब 25-25 30-30 साल हो गए, पहले नहीं आते थे कभी, क्योंकि हमारे जो गांव का झगड़ा है या घर का झगड़ा है या जो भी झगड़ा हो, पहले गांव के जो पंच बोलते हम, जो हमारी रूढ़ी प्रथा चलती, हाँ, जो हमारे 5 लोग बैठते, जो हमारे, हाँ, जिनको कहा जाता है, और पंचायत जो बनी है, जो पंचायत जो नियम बना है पंचायत का, वो भी उन्हीं को देख के बना है। जैसे हमारे पटेल हो गए, पुजारा हो गया, वारती हो गया, गाँव डाहला हो गया, या जो वरिष्ठ हो गया, उनकी सलाह मशवरा से सामने वालों को जो भी दंड देना हो, एक उसको समूह में रख के जो भी उसको आर्थिक दंड देना हो या जो भी उसकी कुछ किसी चीज़ों में उसको मनाही करनी हो, तो पहले उन लोगों में बीच में झगड़ा वो मिट जाता था। चाहे वो किसी पारिवारिक शोषण का हो, या किसी शादी में झगड़े का हो, या किसी पुराने झगड़े को लेकर दोबारा झगड़े का हो, या किसी भी प्रकार का, हाँ, तो वो पंच में बीच में टूट जाता था। पर अभी दिक्कत क्या है कि हमारे लोगों में भी समझ ही नहीं है, क्या थोड़ा सा भी झगड़ा हो तो वो थाने पहुंच जाते, थोड़ा भी दूसरा भी पक्ष हो तो मैं भी थाने पहुंच जाता हूँ। तो ये हमारे लोगों ने आदत बिगाड़ रखी है। ये जो वास्तविक जो है, ये पुलिस थानों में जाना, ये कोर्ट कचहरी में वकील को पैसे देना, तो वो ये नेता लोगों से फोन लगवाना, ये हमारे लोगों ने रह के आदत बिगाड़ी। वो तो कहते हैं ना कि वकील को पकड़ना आसान है पर छोड़ना मुश्किल है।
वो उसकी मर्जी होता है तभी वकील छोड़ता है। पुलिस भी इस प्रकार से अब तो काम करने लग गई है कि पैसे वाले की चलती है, बाकी तो गरीब व्यक्ति भले ही निर्दोष हो फिर भी उसकी सुनती नहीं है। तो कई प्रकार के ऐसे हैं और कई केस ऐसे आते भी है कि कहाँ पे जुर्म हो रहा है, कहाँ पे अत्याचार हो रहा है। पर इसका सबका समाधान 5वीं 6ठी अनुसूची जो जिसके नाम से डॉक्टर हीरालाल अलावा 2018 में आए थे और बड़ी ताकत के साथ में आए थे, चलो दिल्ली 5वीं 6ठी अनुसूची लागू करवाना है, आदिवासियों को उसका हक अधिकार दिलवाना है, वो फिर से लापता हो गई। अनुसूची से ये वापस अधिकार लोगों को मिल सकते हैं क्या? मुद्दे की अगर बात हम करने जाए तो 5वीं और 6ठी अनुसूची जी ये अगर धरातल पर इसका अमलीकरण होता हो जी तो हमारे लोगों को तो इसका लाभ होगा, पर लोगों ने इसको लागू करने से पहले लोगों ने उसको एक चुनावी लॉलीपॉप बनाकर रख दिया है। हाँ और इसको तो जब तक लागू ना हो जी इससे लोगों की राजनीति बनती और बिगड़ती है और समीकरण तैयार होते हैं। ये 5वीं और 6ठी अनुसूची हम आज का नहीं सुन रहे, जब से हमारा जन्म नहीं हुआ हम तब से सुन रहे ये बात। हाँ आज तक इसका अमलीकरण नहीं हुआ। इस पर पक्ष को भी राजनीति करनी है और विपक्ष में जो बैठा है उसको भी राजनीति करना है, पर इसको अमलीकरण पूरी तरह से नहीं करना है। जैसे अगर हम बोल रहे बड़वानी जिला आदिवासी बहुल्य जिला है, तो इस आदिवासी बहुल्य जिले में अगर उसके लिए इतनी शक्तियां है, उसके न्याय के लिए अगर इतनी जगह है, जब उसको आदिवासी बहुल्य क्षेत्र अगर घोषित कर दिया है तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी उतनी उसकी शक्तियां होनी चाहिए। पर हमारे व्यक्ति का आज बड़वानी जिले में होने के बावजूद भी उसकी क्या चल रही है आप देख सकते हो। कागजों में बोलना और वास्तविक में धरातल में उसकी शक्तियों का अमलीकरण करना या उसकी शक्तियों का, जैसे अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, हम शहरी में जाते हैं, नगरी में जाते हैं तो वहां अलग हो जाती है। हम जिले में जाएंगे तो उसके अलग हो जाएंगे, प्रदेश में हम जाएंगे तो उसके अलग हो जाएंगे, क्योंकि उसको खंड खंडों में बांट दिया गया है। आपका कार्य क्षेत्र ये है, आपका दायरा ये है, आपकी बात इस दायरे में नहीं आती, आपकी इस बात ये दायरे में नहीं आती। हमको कागजों में, हमको नीति में, हमको विधि में हमको इतना पीछे छोड़ दिया जाएगा कि हम उसको बता नहीं पाएंगे। ये जो आपने खंड खंड की बात की, अभी जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है उसका नाम ही दिया है हमने अखंड भारत सेना। तो जो खंड खंड में बटे हुए, तो ये वैचारिक भावनाएं जो पैदा की है, देखो मेरा मानना है कि अगर सामने वाला राम को मानता है तो वो इसकी इच्छा, सामने वाला अगर बौद्ध को मानता है तो वो उसकी भावना, अगर सामने वाला बाबा देव को मानता है या बिरसा मुंडा को मानता है, टंटिया मामा को अपने दिल में रखता है, तो ये उसकी भावना। लेकिन ये भगवान के नाम पर पहले लोगों को लड़ाना, पूरे समाज में एक विचारधारा फैला देना, सबको एक जोड़ने की कोशिश करना, और फिर आज उसी विचारधारा को आप उसी में बांटने की कोशिश करना, तो इसी की वजह से आज खंड खंड जो आप बता रहे हो, वास्तविक में आज का युवा खंड खंड हो गया। अभी आप बता रहे हो, मैं बताऊं आपको कि जो क्या प्रकृति की पूजा ही सिर्फ करना चाहिए, इन्होंने वास्तविक तौर पे और कई भाषण मैंने उठा के बता भी दिए, और कई चीज़ें इनकी जो इन्होंने पोस्ट की थी, डॉक्टर हीरालाल अलावा ने इनकी पोस्ट मैंने उठा के बता दी कि देखिए ये किस प्रकार से पहले कहते थे कि सिर्फ प्रकृति ही हमारे माता पिता, इसके सिवा सब ढोंग है, किसी मंदिर में नहीं जाओ, किसी मस्जिद में मत जाओ, सब बाकी ढोंग है। तो मुझे एक बात बताइए कि इनसे तो हमारा समाज भी जुड़ा था। आज हम भी आदिवासी बिलाला समाज में आते, मैं खुद आता हूँ, तो मेरे गांव में एक राम मंदिर बना हुआ है, एक हनुमान मंदिर बना हुआ है, हम उसकी पूजा भी करते थे, उनकी आरती भी करते थे। तो ऐसी भावनाएं क्या और नहीं इसको खंड खंड बना रही है? देखो, लोगों ने, जैसे हम बोले कि हम जैसे पहले समाज को लेकर निकले थे जी, फिर हम उसमें राजनीति में विलय हो गए जी, जिनको विलय होना था जी, वो राजनीति में विलय हो गए जी, और जो लोग अभी, मेरे खूब साथियों को मैं बोलते रहता हूँ जी, कि जैसे आपने बोला भाई अगर किसी को राम को मानना है जी, कोई तकलीफ नहीं, राम को मानो, किसी को बौद्ध को मानना बौद्ध को माने,
या कोई किसी में भी अपनी धार्मिक आस्थाएं रखता है तो वो उसके लिए ये देश के संविधान में जी उसको स्वतंत्र छूट दी है। छूट दी है। हम उसको न रोक सकते न टोक सकते, पर अपने स्वार्थ के लिए हम पहले मना करो कि ये ढोंग है, धतूरा है, ये पाखंड है, जी और उसी पाखंड से फिर हम उसी पाखंड उसको बोलकर जी और उसके बाद में फिर हम उस धार्मिक आस्था में जुड़कर जी अपना वोट बैंक निकालो, वो गलत है। पूरी तरह से ये तो समाज को बेवकूफ बनाना, भ्रमित करना और लोगों को ही अपने समाज को आपस में लड़वाने का ही काम एक प्रकार से हो गया ना। आज जो जिस विचारधारा में ले जा रहे थे, पूरे समाज को बता रहे थे कि इनसे दूर रहो, हिंदू हमारे नहीं है, मुस्लिम हमारे नहीं है, आरएसएस ये है, कांग्रेस ये है, सारी विचारधाराओं में चलो हम भी डरने को तैयार थे कि नहीं यार हमारा समाज अगर एक हो रहा है, लेकिन ये तो हमें ही आपस में लड़वा कर कुर्सी के लिए, मैं खुले तौर पे कहूँगा कि ये कुर्सी के लिए ही इस प्रकार का इसका ढोंग किया गया। तो ऐसा किसी भी व्यक्ति ने मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि समाज को भी इस बात में, युवाओं को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो भ्रमित करते हैं या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारे समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं जिस प्रकार से, तो ऐसे लोगों का त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात तो हम इस दुनिया में आए हैं जी तो दो लोगों के मिलन से हमारा जन्म हुआ है, बिल्कुल सत्य बात। और जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे जी तो चार लोगों के सहारे ही हम जाएंगे। बिल्कुल। और जब हम दो लोगों से मिले हैं और चार लोगों से हमको छोड़ना है, तो हम आपस में जो है, अब हम जितनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, जैसे हम धर्म की बात करेंगे, समुदाय की बात करेंगे। जी देखो, सबको अपना वंश बढ़ाना है, सबको अपना अंश बढ़ाना है, सबको अपनी विचारधारा बढ़ाना है। जिसका जहाँ जन्म होगा, जिसने जैसा सीखा होगा, जिसने जैसे हालात देखे होंगे, जिसके जैसे पूर्वज होंगे, जिसके जैसे खतरीज होंगे, वो उस पे ही लागू होगा, वो वैसे ही चलेगा। तो मेरा ये युवाओं को भी कहना है कि मैं क्या, तुम कट्टर कट्टर बोलोगे। जी देखो, हमारा जो समाज है वो हम पंच तत्वों को मानते हैं। जी तो हमारे पूर्वज किसी का भेदभाव करने नहीं गए। उल्टा तो मैं ये बोलता हूँ कि राम जो बोलते हैं, मैं ये बोलता हूँ 80% दुनिया में सबसे ज्यादा आदिवासी ही राम को बोलता है। वास्तविक बात जो ये है हम कि आपने कोई निकला तो हाँ, आपने राम राम बोला। हाँ, बुजुर्गों में चाहे जो भी हो। जी हाँ, और जैसे हमने अगर हमारे ग्रामीणों भी देखने जाए, हमारे परंपरा ही आ गई है, उसमें बोलते ही है ना। या हम ग्रामीण में ही देखने जाए, जी जी तो हम अगर ग्रामीण में हमने सिर्फ हनुमान जी को देखा। बिल्कुल। हाँ, जो हम बोलते हैं कि हमारे जब किसी शादी होती है जी या गांव में अगर कहीं बेल पोला होता है या दिवाली में कहीं बेलों का पूजन होता है या कोई भी ऐसा त्योहार आता है तो पूजन करने जाते हैं, तो सब अपनी विचारधारा के लिए स्वतंत्र है, पर किसी पर ये क्या बोलना चाहिए, ठोकना या उसमें दोष देना जी कि ये पाखंड है, ये है, ये तो देखो हमारे पुरखों ने और हमारे लोगों ने किसी को बांटना नहीं सिखाया, कभी और कभी नहीं सिखाया। जैसे हम अगर नर्मदा मैया को बोलते हैं, जी तो जैसे आपने बात बोली थी यार, क्या हम भिलाला है, जी तो मैंने हमारे समुदाय में मैंने निकाला कि हम बारेला है। जी तो यार ये मैंने सोचा, ये बारेला शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, जी कहाँ से आए, किधर से आए। कुछ लोगों ने बोला, जैसे हम बोलते कि हम पावागढ़ से उतरे, तो भाई पावागढ़ देखो उतल्या मतलब पावागढ़ से नीचे उतरे करके ये पावरा कहलाए, जी जो महाराष्ट्रियन लोग इधर के लिखते हैं। जी जी हमारे जैसे खानदेश बोलते हैं हम, जो हमारा ये बिजासन घाट वाला जो एरिया है जी जिसको हम खानदेश बोलते हैं, फिर बाद में सतपुड़ा बोलते हैं, मालवा निमाड़ हम जो बोलते हैं इधर का, तो हम बारेला बोलते, तो बोलते हमारे लोग जो बारह भान के जो चारे वारे का भूसा जो पहले बांधते थे ना, लकड़ियों का एक टोकर का, जी 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 हाँ, जैसे तो उसका पूरा भारा बांधा और वो नर्मदा उस पर बैठ कर नर्मदा माई को पार करा। सोच नहीं, लंबी सोच नहीं है जी या जिनके मन में इतनी कट्टरता भर दी है, जी हाँ, कि नहीं हमको तो हमारे झंडे हमारी विचारधारा आगे रहेंगी, हाँ तो वो हंसी मजाक उड़ाने के लिए वो धार्मिक पोस्ट पर बहुत सारों को एफआईआर भी कटी है, जी क्योंकि कुछ को क्या है, अरे तो लिख दे, कॉपी पेस्ट का जमाना है, तो हमारे बच्चे हैं तुरंत किसी की भावनाओं में या संवेदना में खो जाते हैं। जी उसको कुछ समझा दिया, उसने धार्मिक त्योहारों पर किसी भगवान के लिए, किसी व्रत के लिए, किसी तीज त्योहार पे उसने कुछ गलत लिख दिया। जी ऐसे बहुत सारे बच्चों पर जो नवयुवा जिनको कुछ अता पता नहीं है ना, आगे पाठ है ना पीछे सपाट है, जी ऐसे बहुत सारे बच्चों की वो जब उनको निकाला, इनको छुड़ाया है, उनसे माफीनामा करवाया है, फिर उनको बोला है
कि देखो हम अपनी हर व्यक्ति स्वतंत्र है इस देश में जी अपनी विचारधारा को लेकर, हमें थोपने का काम नहीं करना, हमको सीखना है। जी हम सीख कहाँ से सकते हैं? जी सही क्योंकि अगर हम बोले कि आदिवासी इस देश का मालिक है, जी इस देश दुनिया का पहला इंसान है और उसी को देखकर ये सीखे है, हम्म, अगर उसी को देखकर ये सीखे है, जब बाकी के जो धर्म समुदाय जो उनके रीति रिवाज है हम्म, वो हमसे कहीं तो मेल खाते होंगे। जब अगर वो हमसे सीखे है ना तो वो कहीं ना कहीं से तो मेल खाते होंगे। कहीं हमारा आरती उतारना, कहीं उनका आरती उतारना, नहीं तो ये कहीं हमारी पूजन पद्धति, कहीं उनकी पूजन पद्धति। तो हाँ, हम एक दूसरों के पूर्वक है ना। सही बात है ना। हाँ, क्योंकि हम एक दूसरों के पूर्वक है, नहीं तो क्योंकि हम एक दूसरों को देखकर सीख रहे हैं ना। जी जी हम एक दूसरों को देखकर सीख रहे हैं। हाँ, पर हम अगर हमारी विचारधारा को ये कहने में कि भाई हमारे ही पूर्वज पहले आए थे और हमारी पूजा पद्धति मायने है और बाकी सब काल्पनिक है, ये कहना तो गलत है ना। गलत है ना, क्योंकि सरासर गलत। हाँ, क्योंकि चलो ठीक है, हमारे पास हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी विचारधारा है, जी हम उसको लेकर जिंदा रहेंगे, हमारा समाज जिंदा रहेगा। कल उठकर जो अन्य समाज है उनके भी अपने महापुरुष होंगे, जी उनकी भी अपनी आइडियोलॉजी होगी, उनकी भी अपनी एक विचारधारा होगी, उनकी भी एक पुरखा विचारधारा होगी। सबकी रहती है ना हाँ, हर चीज की। तो वो भी किसको देख के जिंदा रहेंगे? उसी को देख के जिंदा रहेंगे ना। और हम किसी पर कहे कि नहीं ये हमारा तो सब सत्य है और आपका पाखंड है, ये कहना गलत है। ये गलत है ना। और मैं बाकी के जितने भी तीज त्योहारों पे हंसी मजाक उड़ाते हैं तो मैं तो हंसता हूँ। जैसे बोलते हैं क्या ये व्रत पालने सर क्या बोलते हैं आपकी पति की लंबी आयु हो जाएंगी, क्या इससे क्या बोलते यमराज नहीं आएगा? तो मैं उन बंदों को बोलता हूँ क्या तुम्हारे घर जाके देख लो, तुम तो यहाँ कट्टरता की बात बोल रहे हो और तुम्हारी पत्नियां क्या बोलते स्टेटस पे डाल रही है छुप छुप के, तुम्हारी पत्नियां क्या बोलते हैं क्या बोलना चाहिए, वो रिवाज पाल रही है। राई हो कि मुसलमान हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो, जो भी इस धरती पे रह रहा है वो भी फिर हमारा ही हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ आपके स्तर से? जब हम मालिक है तो मालिक का तो फिर हमारा सब कुछ हुआ ना। तो हर प्राणी हमारा हुआ इस धरती पर रहने वाला। जब हम कहते हैं कि धरती हमारी है, और खुद हीरालाल अलावा कई मंचों से कह चुका है कि ये धरती हमारी है, हम यहाँ के मालिक है, सब कुछ हमारा है, तो फिर आज ये गैर राजनीति, गैर आदिवासी, न गैर व्यक्ति, न गैर समाज का, न संगठन का, ये हमें ये करवा रहे, ये कैसी राजनीति हो रही है साहब? आज मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ चेतन जी। नहीं तो देखो सबके ये राजनीतिक फंडे हैं जी सबको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। जी मतलब सबको तो नहीं कहना चाहिए, जिनको सेकनी उनको सेकनी है। अब जैसे अगर हम गैर आदिवासी की बात करें या आदिवासी की बात करें जी। तो देखो ऐसे भी तो हम अगर ये बोलेंगे कि हमारे संगठन में जरूरत नहीं गैर आदिवासियों की, जी पर चुनाव में लड़ेंगे तो वोट भी तो गैर वोट भी आदिवासी तो लोग चाहिए। करेंगे ना। जी गैर आदिवासी लोग भी वोट तो करेंगे, चाहिए। हाँ, उसमें सर्व समाज करेगा। जी पर हम हमारा काम निकाल कर किसी को बुरा बोलने के लिए, जी जैसे अभी बहुत सारे महानुभाव है जी जो आजकल में पैदा हुए, जो जिनको ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, हाँ हाँ वो अपनी गलतियों को छुपा कर दूसरों की गलतियों को मुद्दे में रखते हैं। जी उनको लगता है कि ये समाज मूर्ख है या इसमें जो आने वाले युवा है ये मूर्ख है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पुरानी बात किसी ने कही है कि समाज से नेता बनता है पर नेता से समाज नहीं बनता। ये तो ये कुछ जो चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप ये जो लगा रहे हैं, जी एक दूसरों को नीचा बुरा दिखा रहे हैं, वो उनके भी दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। वापस समाज उनको उनकी औकात याद दिलाएगा, क्योंकि आप अगर समाज और अपने लोगों से छलावा करोगे, जी झूठ करोगे, आप उनको अंधकार में रखोगे, तो ये प्रकृति है, ये सबका हिसाब याद रखती है। आपने अच्छा बोया होगा तो आपके साथ अच्छा होगा, आपने बुरा बोया होगा तो आपके साथ बुरा होगा। नहीं, मैंने तो खुले तौर पे लिखा है, और ये मैं मीडिया के तौर पे भी एक चैनल में डायरेक्टर के तौर पे भी हूँ, ठीक है। और पर लेकिन मैं अपने समाज का दर्द जो देखा, मैंने पीड़ाएं देखी, सारी चीजें देखी। देखो अब जो लोग, देखो ये स्थिति तो अभी 2023 में क्लियर हो जाएंगी जी कि जो कुछ लोग हैं जो जेएस से कांग्रेस खेल रहे हैं या जो भी उनको खेलना है खेल रहे हो, जी। तो ये साफ हो जाएगा कि आपको कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। जी अब आपको सिंबल से लड़ना हो कि निर्दलीय लड़ना हो, उसके लिए आप स्वतंत्र जी, हो। बिल्कुल। पर समाज का चोला ओढ़कर कब तक आप
अपनी आइडेंटिटी छुपा लोगे, क्योंकि वो तो एक ना एक दिन तो उसका पर्दाफाश तो होगा, जी आज नहीं कल तो होगा। बिल्कुल और ये समाज अब जागरूक हो चुका है, शिक्षित हो चुका है, समझदार हो चुका है। जी पर ये समाज का चोला ओढ़कर जी जो सोच रहे कि अब हम पीछे के दरवाजे से जाएंगे और समाज के लोगों को और समाज को बेवकूफ बनाकर जी हम अपनी राजनीतिक मंशा हम पूरी कर लेंगे, तो इसमें देखो नुकसान तो सिर्फ चुनाव 5 साल का है, जी पर ये हमारे समाज में झगड़ा या हमारे समाज में गंदगी 50 साल और 500 साल की डाल देंगे। क्योंकि आने वाले समय में कोई भी सामाजिक संगठन जब अगर बनेगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग यही बोलेंगे कि ये पहले समाज करने आए हैं और बाद में इनके आखिरी इनका विलय राजनीतिक पार्टी में जाके हो गया, तो लोग हम पे भरोसा करना छोड़ देंगे। बिल्कुल। हाँ, और इन्हीं कुछ गिनती के लोगों के वजह से अभी आज क्या बोलते जो समर्पित युवा है, आज उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनको गलत बोला जा रहा है, उनको गलत नजरों से देखा जा रहा है, उन पर विश्वास नहीं करा जा रहा है। क्योंकि गलती करने वाले को आज कोई बोलने नहीं जा रहा, पर जो गलत नहीं कर रहा है उनको बोला जा रहा है कि देखो तुम्हारे संगठन के लोग तो एक तरफ रैलियां निकाल रहे हैं और एक तरफ तो पार्टी का गमछा डाल रहे हैं और एक तरफ तो पार्टी के झंडे उठा रहे हैं और एक तरफ तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और एक तरफ पार्टी का वोट मांग रहे हैं, तो तुम कहां से सामाजिक हो गए। तो उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, तुमको अगर पार्टी से चुनाव लड़ना हो ना तो सीना ठोक के लड़ो। ये हाँ, पर समाज का हाँ हाँ पर तो वही कहना हाँ पर समाज को हथियार बनाकर, समाज को अपना औजार बनाकर और समाज को आड़ में बनाकर समाज को मत बर्बाद करो और आने वाले युवाओं को मत बर्बाद करो। उसी प्रकार से एक संगठन का एक नंबर नहीं जारी किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दुख तकलीफ होती है, कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो क्यों ना एक नंबर जारी कर दिया जाए कि इस नंबर पर फ़ोन लगाया जाए, ये इसमें हमारी कमेटी जुड़ी रहेगी और तुरंत उसकी समस्या को उसको चेक किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद उसकी आवाज़ उठाई जाएगी और उसकी मदद की जाएगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता है चेतन जी? ऐसे बहुत सारे भी ऐसे मामले हैं जी जहाँ पे कुछ थानों में आदिवासियों की हत्या हो गई थी जी या कुछ जगहों पर मकान तोड़े गए, कुछ लड़कियों से रेप कर उनका मर्डर करके उनको डाल दिया गया जी कुछ पढ़ने वाली बच्चियों के साथ ठगी हो गई जी और जैसे अभी कुछ अपना बंधुआ मजदूर जी जैसे कहीं पूना में, हाँ कहीं इधर कर्नाटक तरफ, इधर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। कुछ लोग ऐसे अपन नहीं बोल सकते सब गलत है, कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे, समर्पित होके भी कर रहे, खुद की जान जोखिम में डाल के भी कर रहे हैं। जी जी तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, देखे होंगे। जैसे अब एक पटवारी जी का जो मामला था, अलावा जी का, जी जी नीतीश भाई का, हाँ वो पटवारी होने के साथ साथ वो समाज के लिए वफादार भी है, जी तो वो सामाजिक मुद्दों को लेकर अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, पर राजनीति का शिकार उन पर वही सत्तारूढ़ पार्टी या कोई बन कर लेते हैं कि शासकीय कर्मचारी अपने नियम कायदे कानून में रहे, वो सामाजिक संगठन से जुड़ के ना रहे, आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। अब 2 बार उन पर हो गया उनका निलंबन का। तो ऐसे गृह क्षेत्र की बात हो, जिला स्तर की बात हो या अलग अलग ऐसे मुद्दों की बात हो, तो वहाँ का जहाँ पे वफादार लोग रहते हैं, जो नेतृत्व तो अच्छा कर रहे हैं, जैसे अभी आपके आने से पहले मैंने बोला था कि अभी एक मामला मेरे पास जोबट का आया, एक बीकनगांव का मामला गया, तो ऐसे बात होती रहती, तो हम देख लेते यार कौन सा आदमी कहाँ काम कर सकता है। अब हर बात दिखाई भी नहीं जा सकती, हर बात लिख भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ बातें ऐसे पारिवारिक शोषण का भी होता है, तो ऐसी बातों को उजागर भी नहीं किया जाता है। कोई भाई बहन से नहीं जम रही है, कोई पिता अपने ही बेटों का शोषण कर रहा है, या कहीं भाई भाइयों का ही अपने जमीन या अपने षड्यंत्र चल रहा है। नहीं, सोशल मीडिया पे अपने संगठन का एक नंबर, एक सिम लेके एक नंबर सबके ग्रुप होन पे या सभी जगह सोशल मीडिया सोशल साइट से पे किए, ये जय संगठन बड़वानी जिले के किसी भी व्यक्ति को, जाति समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अगर उसको कोई दुख तकलीफ होती है, कुछ भी किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, तो ब्लॉक स्तर से भी टीम बना सकते हो। नहीं, ऐसा जो आप बता रहे हैं, पहले ऐसा एक पूरा सर्विस नंबर ही था एक, जैसे अलग अलग क्षेत्र में हो गया, अलग अलग तहसील में हो गया, जिले में हो गया। किसी को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो तो इधर जाए, पुलिस संबंधित अगर कोई शिकायत हो इधर जाए, पंचायत संबंधित कोई शिकायत हो तो वहां जाए, जनपद संबंधित हो, मंडी संबंधित हो, आबकारी संबंधित हो, बैंक संबंधित हो,
जी। पर अभी जैसे बोले ना कि सब जगह इतने प्रदेश अध्यक्ष बन गए, इतने जिला अध्यक्ष बन गए, तो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि असली कौन है और नकली कौन है। हाँ, और मुझे ही नहीं पता कि इनको नियुक्ति कौन दे रहा है, कौन संरक्षक कौन बन जाता है, संभाग का कौन बन जाता है, प्रदेश का कौन बन जाता है, सचिव कौन बन जाता है, प्रभारी कौन बन जाता है, इनकी नियुक्ति कौन बांट रहा है। मतलब खैरात में बट रही इतनी तो नियुक्ति बट रही है। और कभी भविष्य में अगर किसी के साथ में आपातकाल अगर किसी के साथ में कोई घटना होगी ना, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और कौन उस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेगा, ये लोग समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं। हाँ, आज एक खैरात के रूप में किसी को बिना जाने पहचाने किसी को भी पद बांट रहे हैं। टारगेट के तौर पर टारगेट बना लेते कि अभी जैसे चेतन जी हो, आप हो, आपने कुछ समाज के लिए आवाज उठानी चाहिए, कुछ भी, तो आपको पुलिस उठा लेगी या प्रेशर डालेगी, ठीक है। लेकिन फिर उसके पीछे मदद करने वाला जो संगठन है, कौन सा संगठन और कौन से जुड़े हुए हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। अरे ज्यादा दूर की बात नहीं करे, अब आप जब इस वीडियो को अपलोड करोगे जी, अपने जो भी बात हुई, हाँ, जिस भी मुद्दों को लेकर, हाँ, तो इतने खतरनाक खिलाड़ी लोग हैं कि लोग पॉइंट अप करने तैयार है कि इसने मेरे लिए बोला तो ऐसा क्यों बोला। मैं व्यक्तिगत इसके नाम पर एफआईआर करवाता हूँ, इस पर मानहानि का दावा करवाता हूँ, भाई इसने उस मुद्दों को लेके क्यों बोला, इसने मेरे लिए क्यों बोला, या इसने उस पर क्यों बात रखी। तो ऐसा होता है। ऐसे हमको डर तो किसी का नहीं है जी, पर अगर हम किसी का अच्छा करने जाए तो भी लोगों को लगता है कि अच्छा करने क्यों जा रहा। और अगर हमने किसी की बुराई अगर ज्यादा होगी, हमने उसकी कम करवा दी, यार इतना बुरा नहीं बनना है, थोड़ा कम बन, तो लोगों को अच्छा करे तो भी तकलीफ और कुछ नहीं करे तो तकलीफ। मतलब लोग ऐसे हैं आज की तारीख में कि अगर ये सीधा बैठकर खाना खा रहा तो सीधा क्यों खा रहा, इसको उल्टा खाना चाहिए। क्योंकि ये मानसिकता और अभी लगाने वाली मानसिकता तो इतनी डाल रखी है, क्या अगर कोई, जैसे मेरा बोलना स्पष्ट है, मुझे डरना नहीं है, और मैं ना किसी गुट में हूँ ना किसी दल में हूँ जी, बिल्कुल। हाँ, और जो काम करता हूँ खुलेआम करता हूँ, जिसको बोलना हूँ खुलेआम बोलता हूँ, और मेरे संबंध सबसे है, चाहे वो कोर कमेटी वाला बोले, नेशनल वाला बोले, या अल्लाना फलाना किसी भी जेएस को लेकर या दूसरे संगठन को भी लेकर, मेरी बातें मैं सीधी करता हूँ। मैं पीठ पीछे दो बातें नहीं करता हूँ। जहां ये बात बोल रहा हूँ मैं वही बात मैं दूसरे स्तर पे बोलूंगा, क्योंकि मुझे किसी को अच्छा बुरा साबित करते ही नहीं आता। पर अगर किसी की नीतियां खराब होगी, किसी की सोच खराब होगी, अगर किसी की सोच से अगर समाज का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, आने वाले युवा का नुकसान है, तो मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे वो स्तर कोई भी हो, या चाहे वो मेरा अपना भाई क्यों ना हो, या चाहे मेरा कितना भी खूब से खूब करीबी दोस्त क्यों नहीं हो। अगर उसकी गलत बात होगी तो मैं उसको गलत जरूर बोलूंगा, अगर उसकी सच होगी तो उसके लिए एक पोस्ट भी डालूंगा, और 10 लोगों में 100 लोगों में उसकी तारीफ भी करूंगा। एक प्रकार से वापस उसी के मुंह पे करारा तमाचा लगा कि जो जाति के नाम पे और धर्मों के नाम से जिस प्रकार से आग में घी डालने का आज मैंने लिखा और बोला है कि वास्तविक में तन का घाव तो मिट जाता है लेकिन मन का घाव नहीं मिटता है। तो मैं भी आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहे, और आप भी अपनी तरफ से युवाओं से एक अपील करें कि ऐसे लोग जो भड़काने वाले हैं और ऐसी पोस्ट करके हमारे समाज को हमारे दुश्मन बनाने की फिराक में रहते हैं, ऐसे लोगों से वो भी सावधान रहें और अपनी बात रखें। अंत में चेतन जी, मैं आपने खंड खंड की बात की, उसी अखंडता के तौर पे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से इन युवाओं से अपील कर सकते हैं क्या कि क्यों न एक मंच पर हम फिर से जुड़े और फिर एक साथ दिखे। आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने तो अभी आने वाले और जुड़ने वाले जितने भी युवा हैं थे या जो बीच के हैं, जो भी हो जी, मैंने उनको ये कहा कि हम समाज को लेकर निकले हैं जी, क्योंकि व्यक्ति गद्दार हो सकता है जी, व्यक्ति दलाल भी हो सकता है जी, उसमें कभी भी अपनी लाज, कभी भी अपना लोभ, जी, ये कभी भी आ सकता है, जी, पर विचारधारा समाज संगठन पर कभी नहीं, क्योंकि इसमें सारे लोग जुड़े हैं जी, और एक के गलत होने से सारे गलत नहीं होंगे। वास्तविक बात है। तो मैंने ये बोला कि मैंने पोस्ट भी लिखी, मैंने बोला तुम विक्रम के आदमी हो, हीरा के आदमी हो, राय के आदमी हो, अंतिम के आदमी हो, महेन के आदमी हो, लोकेश के आदमी हो, किसी के भी हो जिसको तुम फॉलो करते हो,
मगर कभी किसी व्यक्ति के भरोसे लगकर बुरा मत बनना, जी क्योंकि तुम एक दिन के लिए बुरा बन जाओगे, जी पर तुम जिसके लिए बुरा बन रहे हो वो व्यक्ति अगर किसी से अच्छा हो गया तो तुम कहाँ जाओगे? सत्य तुम बात। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज सारे की सारे नए और पुराने लोग इसी में है, और मैं कभी किसी के साथ मेरा ऐसा था ही नहीं पहले भी। और ऐसा अगर नहीं जम रही हो तो मैं उनसे बात करना नहीं पसंद करता है, मैं उस जगह से दूर हो जाता हूँ। जी ठीक है यार, अपनी नज़र में नहीं है तो छोड़ो उस बात को, या हम उसकी नज़र में नहीं है तो छोड़ो उस बात को। जबरदस्ती जरूरी थोड़ी कि हम उससे मुलाकात करें, दोस्ती करें या उससे हमारा संबंध कायम रखें। सत्य ठीक है कि अगर उसकी नज़रों में हम गिरे हुए, वो हमारी नज़रों में गिरा हुआ है, जी या वो हमारी नज़र में डिलीट आदमी है, तो छोड़ दो उसको। सही हम बात। जबरदस्ती रिश्ता कायम नहीं कर सकते ना, क्योंकि तालियां दोनों हाथों से बजेंगी, जी जी एक से तो बजेंगी नहीं। एक से बजेगी। तो मैंने नए युवाओं को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी का चेहरा देख के, किसी का अभी काम देख के, जी या किसी के पास गाड़ी है या उसकी अच्छी पहचान है, प्रदेश में अच्छी पहचान हो, या उसका अच्छा सम्मान हो, या उसके पास में उसकी चाहे प्रॉपर्टी हो, या उसके जो भी जो भी उसके हाँ। लोगों में लोकप्रियता हो, जी मैं कहा वो देखकर तुम लोभित मत हो। बिल्कुल सत्य बात। हाँ, क्योंकि हम समाज को लेकर घर से निकले हैं, देश दुनिया में निकले हैं, लोगों के बीच में निकले, क्षेत्र में निकले हैं, तो हमको सबसे बड़ी हमारी बात है, हमको शिक्षा पे काम करना है। आज हम शिक्षा पर बात करेंगे, पर हमको खुद के गांव की स्कूल कैसी चल रही, हमको वहां जाने की फुर्सत ही नहीं है। वास्तविक बात है। और हम अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो जो हमारे क्षेत्रीय जो नगरीय में लगता है स्वास्थ्य केंद्र, कभी हम वहां जाने की बात नहीं करेंगे। चेतन जी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेवी कहता है, लेकिन उसके गांव में बच्चों को, स्कूल में बच्चों को खाने को ही नहीं मिलता, भोजन ही नहीं मिलता। तो फिर तुम कैसा कार्य करता हो, कैसे समाज सेवक हो, जो अपने गांव की समाज सेवा नहीं कर पा, अपने गांव के बच्चों के पेट का निवाला नहीं दिला सकता, और वो उससे इतने लोग ये है। अब मैं उसकी सच्चाई अगर सामने बताऊं तो ऐसे उसकी क्या रह जाएगी। मैं कहता हूं कि ऐसा ढोंग नहीं करना चाहिए। वास्तविक में अगर चेतन जी आज आप यहाँ पे बैठे हो, अपने गांव में ही जो गलत हो रहा है या वास्तविक में जो अधिकार लोगों के लिए आ रहा है, और जो देश, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी योजनाएं शासन प्रशासन जो भेजता है, वो अगर आप धरातल पे अपने गांव में भी ही दिलवा दो तो ये भी एक प्रकार से देश सेवा नहीं हुई कि नहीं हुई चेतन जी? देखो, बहुत सारे हमारे लोगों की ये प्रधानमंत्री आवास आते हैं, हाँ उनमें उनकी दिक्कतें हैं, क्योंकि वो 14-15 नियम है, जी कोई बैठता है तो कोई नहीं बैठता है। जी या कभी ये होता है कि जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिलता, जिसको लाभ नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जाता मिल है। जाता है। ऐसी भी चीज होती होती है ना, बहुत हो और रही है। आज भी बहुत से लोगों के आधार कार्ड में सुधार नहीं है, आयुष्मान कार्ड अभी तक सबके बने नहीं है। किसी का थंब मशीन ऐसा उस समय पे बना था कि उसने किसी व्यक्ति का थंब मशीन ही नहीं उठाता, जी हाँ किसी दूसरे का व्यक्ति का थंब लग जाता है। और जैसे हमारे ग्राम की ग्राम सभाएं होती है, जैसे अभी जो 1-1 करोड़ में 5-5 करोड़ में जो हर घर नलकूप की जो योजना हुई है, वो बनी तो है पर हर घर में पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि मोटर जल रही है। तो पीएचई विभाग को शिकायत करने वाला कौन, पंचायत में शिकायत करने वाला कौन, लोग सीएम हेल्पलाइन लगा नहीं पाते। हमारे यहाँ तो हमने बच्चों को सिखा दिया, सीएम हेल्पलाइन हम तो महीने भर में 50 पहुंचा देती होगी ज्यादा, अगर एक लाइट भी बंद हो गई तो डालो रहे। तो अभी तक जो हमने बात की थी, एक क्रांतिकारी युवा जो है आदिवासी समाज का, एक ऐसा क्रांतिकारी जो लोगों के लिए आवाज उठाता है, लोगों की पीड़ाएं बताता है। इनसे बात करके और इन्होंने जो युवाओं के लिए जो संदेश दिए, इसके लिए भी हम चेतन इंद्राजी पटेल का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, इन्हें धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपने समाज के लिए और जो अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें भी समय दिया, और अपना जो कीमती अमूल्य समय जो समाज के लिए निकाला, इसके लिए हम इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। चेतन जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जो आपके गांव में आए,
अमजीरी नाम है ना गांव का? अमजीरी गांव में आए, आपका गांव भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने देखा, दृश्य भी बहुत अच्छे लगे और यहाँ के लोग भी, आप भी बहुत अच्छे। और मैं अंत में आपसे और जो हमारे दर्शक हैं इनसे भी यही कहना चाहूँगा कि एक एक बात पर गौर कीजिएगा, समाज को लेकर चेतन जी की बात को गौर कीजिएगा और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकता का परिचय दीजिए और इस अखंड भारत का निर्माण करने में सभी का सहयोग कीजिए। अंत में मैं अपने YouTube चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। न्यूज